वी ऑल नो दैट इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जिसके पास अपना एक संविधान है। यही संविधान जो है वो सारे के सारे अथॉरिटीज़ की पावर्स को देता है एंड उनको लिमिटेशंस भी लगाता है। यही संविधान सारे सेट ऑफ रूल्स को भी क्रिएट करता है, प्लस इसी संविधान के तहत सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे पोस्ट क्रिएट होते हैं। भारत में अगर आपने कभी ना कभी भी संविधान को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति की पोस्ट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, इन सब को संविधान ने ही क्रिएट किया है एंड उनकी अथॉरिटीज़ एंड लिमिटेशंस को भी क्रिएट किया है। अगर बात करें आम नागरिक के एस्पेक्ट में तो कॉमन सिटीजन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी में से एक है हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में रेंज करते हैं। इस वीडियो में लेकिन अगर आज हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम रिवॉल्व करने वाले हैं आर्टिकल 19 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन में। हो सकता है हम किसी और चीज़ के बारे में भी डिस्कस करें, किसी और आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस करें, लेकिन जो हमारा मेन एक्सेस होगा इस वीडियो का दैट विल बी आर्टिकल 19। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले दिनों से आपने न्यूज़ में सीजेपी की मूवमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब इस मूवमेंट की शुरुआत एक रिमार्क से हुई थी, फिर धीरे धीरे करके इसने इतना ज़्यादा तेज़ी पकड़ा। लेकिन अगर बात करें इसके कोर की तो कोर में अभी भी इसका एक ही मुद्दा है, अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांगने की। अब अगर बात करें तो संविधान में राइट टू क्वेश्चन या राइट टू अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ राइट नहीं है तो फिर हम किसी से भी, सरकार से या किसी भी अथॉरिटी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ये आता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, यानी कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है कुछ भी बोलने का या कुछ भी एक्सप्रेस करने का। अब एक्सप्रेशन, इसलिए बोलना भी तो एक्सप्रेशन ही है, लेकिन एक्सप्रेशन इज अ मोर ब्रॉडर टर्म देन स्पीच। एक्सप्रेशन कवर्स राइटिंग एज वेल, इलस्ट्रेशंस एज वेल एंड एनीथिंग व्हिच एक्सप्रेसेस योर थॉट्स टू द कॉमन पीपल। एंड इसीलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन को भी कवर किया गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है ये हर एक आम नागरिक को भारत में दिया गया है। इसी एक पर्टिकुलर राइट को कोर बना करके इस पूरे के पूरे मुहिम को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो कि है नीट के अराउंड वैसे तो, लेकिन इसका जो कोर मुद्दा है वो अकाउंटेबिलिटी है। सरकार इतने दिनों से काफ़ी सारे मुद्दों पर पिछड़ रही है एंड इसी को लेकर के सीजेपी ने अपना ये मूवमेंट शुरू किया। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि सीजेपी कितनी ट्रू है विद इट्स इंटेंट या फिर सीजेपी की डिमांड्स कितनी जेन्युइन है। हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करने ही नहीं वाले। ना हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीजेपी के लिंक्स हैं वो क्या कहीं बाहर के देशों से है, क्या डीप स्टेट से है, किसी भी चीज़ से है, हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले। द कोर क्वेश्चन इन दिस वीडियो ऑफ आवर्स विल बी सिंपल एंड नैरो, इज दैट व्हाटएवर सीजेपी डिड ड्यूरिंग ऑल दिस मूवमेंट वाज लॉफुली करेक्ट और नॉट, और डिड इट क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। अगर ऐसा कहीं भी हुआ है तो हम उस पूरे मुद्दे को जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर हम ये नहीं जानते हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स पर किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत का संविधान इस पर क्या कहता है। क्योंकि एज ए सिटीजन ऑफ दिस इंडिया जो संविधान मुझे सारे के सारे नियम, सारे के सारे कानून, सारे के सारे अधिकार देता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात मुझे एक ना एक बार तो सुननी चाहिए। अपने सवाल का जवाब लेने के लिए हम काफ़ी सारे नियमों को देखेंगे, हम काफ़ी सारे कानूनों को देखेंगे। अल्टीमेटली अगर बात करो तो हम देखने वाले हैं द रूल ऑफ लॉ, किसके तहत ये चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ सही हुई या नहीं, लॉ इसके बारे में क्या कहता है। बिकॉज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी द लेजिटिमेसी ऑफ अ कॉज इज नेवर सुपीरियर देन द लीगैलिटी ऑफ इट्स मेथड यूज्ड टू अचीव दैट कॉज। नमस्कार, मेरा नाम है उज्ज्वल आलेख मिश्रा और आपका इस चैनल पर स्वागत है जहां पर हम कानून के नज़रिए से सब कुछ को देखते हैं। आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा हम बात करने वाले हैं सीजेपी के बारे में, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने हाथ में एक नोट लिया हुआ है जिसमें कि मैंने सब कुछ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वैसे इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं, पर अगर बीच में कभी कोई पॉइंट मिस होता है मेरे दिमाग से तो मैं इसमें से देखकर बता सकता हूँ। इसी में आपको मिलेगा ये पेज जहाँ पर आपने लिखा हो, मतलब पूरा लिखा हुआ है कि जो क्रोनोलॉजी है एक्चुअली पूरे इवेंट्स की वो क्या है। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीन के आगे या फिर कोई ग्राफिकल इमेज लगा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपको पूरा मुद्दा वाकई में नहीं पता तो आपको डिटेल में सारा का सारा मुद्दा शुरू से लेकर अभी तक का पता लग जाएगा। मीनवाइल लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द बर्थ ऑफ सीजेपी,
कैसे इसका जन्म हुआ, किस चीज़ से इसका जन्म हुआ एंड कैसे इस सब की शुरुआत हुई। अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 मई 2026 जब एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सेट ऑफ यूथ को कॉकरोच कहकर डिनोट किया। अब उनका जो इस पर स्टांस था वो क्लियर था कि उन्होंने हर पूरे के पूरे यूथ को कॉकरोच नहीं कहा, बल्कि उन यूथ को कहा जो कि अपनी फेलियर्स के लिए इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करते हैं। लेकिन इसी चीज को रिटेलिएट करने के लिए 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर, एंड इसी से इस पूरे मुहिम की शुरुआत हुई। अब अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो आपको पता होगा कि इस मुहिम के पहले ही दिन से सैटारिकल पोस्ट्स, मीम्स एंड ऑल जो भी जितने सोशल मीडिया के कंटेंट टाइप्स होते हैं उन सब पर ही लीगल सिस्टम को, इंडिया के लीगल सिस्टम को या फिर पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ही टारगेट करते हुए काफ़ी सारे पोस्ट बनना शुरू हुए, सरकार को टारगेट करते हुए पोस्ट बनना शुरू हुए। अब हो सकता है हमारे आपके मन में सवाल आए कि क्या ये सब कुछ लीगल था, क्या ये सब कुछ उन्होंने सही किया? आप तो सीधा सीधा जजेस के ऊपर मीम बना रहे हैं, आप मोदी जी के ऊपर मीम बना रहे हैं, तो ये हो सकता है गलत हो। तो अगर इतना आपको मन में सवाल आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होती हैं। अनटिल एंड अनलेस आप किसी के डिग्निटी पे सवाल नहीं उठा रहे, अनटिल एंड अनलेस आप फैब्रिकेटेड एलिगेशंस नहीं लगा रहे, आप सिर्फ कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं या अपना ओपिनियन रख रहे हैं, चाहे वो मीम्स के थ्रू हो या फिर किसी भी दूसरे टाइप ऑफ कंटेंट के थ्रू हो, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में है एंड तब तक नो वन विल एवर टच यू। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि आपने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया या उसकी डिग्निटी पे क्वेश्चन कर दिया, तब जाकर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, वो भी तब जब वो पर्टिकुलर इंसान आपके खिलाफ एफआईआर या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेने के बारे में सोचे। अब हो सकता है आपके मन में ये डाउट आए कि जब कॉकरोच जनता पार्टी ऑफिशियली लिस्टेड ही नहीं है तो यहाँ पर उसके नाम के आगे उसने पार्टी कैसे लगाया, ये तो इलीगल है। तो मैं आपको पहली बार बता दूं कि जो आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको एसोसिएशन को फॉर्म करने का परमिशन देता है। साथ ही अगर वो इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए नहीं है, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, तो अंडर सेक्शन 29(a) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको उसे रजिस्टर करना ही होगा। कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है एंड सो अगर उसके नाम के आगे उसने पार्टी लगा भी लिया है तो वो इलीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो वहां पर भी बची हुई है। तो ऐसे में इस पॉइंट के ऊपर भी उस पर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। अगर बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो सबसे अगला सवाल जो आता है हमारा वो ये आता है कि जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी शुरू की अभिजीत दिपके या फिर किसी भी स्पोक्स पर्सन की सीजेपी के, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो सब मोबिलाइज होने के लिए यानी कि फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, एकजुट होने के लिए कह रहे हैं, यानी कि सबको कहा गया था कि एक साथ जुटकर हमें सरकार पर प्रेशर बनाना है। तो क्या ये कहीं से भी गलत है, क्या ये इलीगल है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर वाकई में ये किसी इलीगल कॉज के लिए हो रहा होता या किसी ऐसी रीजन से हो रहा होता जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन होता, तब जाकर हम इस डिजिटल मोबिलाइजेशन को गलत कह सकते थे। लेकिन सिंस दिस वाज फॉर अ वैलिड कॉज, तो उस रीजन की वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। साथ ही अगर ये फिजिकल होता, मतलब कोई जैसे बाद में जंतर मंतर पर सब एकत्रित हुए, तब जाकर अगर फिजिकल होता तो सरकार इस पर चेक जरूर करती है एक बार कि क्या किस कॉज से हो रहा है। लेकिन सिंस इट वाज ऑनलाइन तो सरकार ने भी इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि ये ऑनलाइन हो रहा है एंड सो पब्लिक ऑर्डर को या फिर किसी भी एंगल से देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को उतना ज़्यादा इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर आपने जो स्क्रीन पर मैंने आपको ग्राफिक दिखाया था उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको 21 जून 2026 की एक डेट दिखी होगी। वहां पर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स को कहा कि जो सीजेपी का ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल है उसको आप विदहेल्ड कीजिए यानी कि फ्रीज कीजिए। अब इस पर कई लोगों को दिक्कत हुई थी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो डिक्टेटरशिप है, ऐसे किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप आईटी एक्ट को, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को अगर आप छानते हैं तो उसमें आपको मिलेगा सेक्शन 69A, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं भी ये लगता है कि जो देश की पब्लिक ऑर्डर है, जो देश का सोवरेनिटी है या फिर इंटीग्रिटी है, वो इससे खराब हो सकता है, किसी के भी स्पीच से खराब हो सकता है, ऑनलाइन स्पीच से, तो वो उसके पब्लिक अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर सकती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसके लिए भी द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि आपने जो भी किया है वो सही किया है या फिर नहीं, या फिर इसकी जरूरत थी भी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ सामने आता है कि इसकी जरूरत नहीं थी तो सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें उस वक्त की तो वाकई में मुद्दा काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा था एंड इसीलिए सरकार को ये डर हुआ कि कहीं इससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर ना हो जाए, जिसकी वजह से सरकार ने इसको बंद कर दिया। बेसिकली इसका कंक्लूजन ये निकलता है दैट व्हाटएवर एक्टिविटीज वर डन बाय द सीजेपी एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ वर इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, एंड इसीलिए इनके खिलाफ, दोनों में से किसी के खिलाफ कोई एक्शन बनता नहीं है लीगली।
अब बात करते हैं एक स्टेज आगे की, जब बात ऑनलाइन से निकल करके बात आई ऑफलाइन पे, क्योंकि जंगल की आग जब बढ़ना शुरू होती है तो धीरे धीरे करके जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, जहां पर सारे जानवर आश्रय लेने के लिए आए थे आग से बचते हुए। तो ऐसे ही अब जब देखा गया कि ऑनलाइन बात नहीं बन रही है, तो अब कभी ना कभी ऑफलाइन तो आना ही था। तो वो दिन आया जून 6, 2026 को। 6 जून 2026 को अभिजीत दिपके अराइव्ड एट एयरपोर्ट एंड वहां पर आकर के उनको पुलिस आई एंड लोगों को लग रहा था कि पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, लेकिन नहीं, इसका उल्टा हुआ। पुलिस ने उनको उनके हाथों में जो अप्रूवल लेटर है प्रोटेस्ट के लिए वो दिया। अब संवैधानिक तौर पर बात करें तो संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(b) सॉरी फॉर द फॉल्ट 19(1)(b), ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये दोनों आर्टिकल्स आपको ये पूरा परमिशन देते हैं कि आप अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर सकते हैं फॉर अ वैलिड कॉज। लेकिन सिंस दिस कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, इसी के लिए आपको आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) के तहत इसको लिमिट भी किया गया है, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो कई सारे मायनों में जो सिनेरियोज है वो बदलते जाएंगे। अब प्रोटेस्ट जो होता है वो एक पब्लिक मीटिंग होता है एंड पब्लिक मीटिंग के रिगार्डिंग एक काफी लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि है हमारा हिम्मत लाल कुमार शाह वर्सेस पुलिस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद। ये जो मुद्दा है हमारा 1973 का है। तो 1973 में इस केस के तहत हुआ क्या था कि जो पुलिस थी उसने ये नोटिस निकाल दिया था कि अगर आपको कोई भी पब्लिक मीटिंग करनी है तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो इसको स्ट्रक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा कुछ भी नियम ला रहे हैं तो ये सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप एक बार को ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, हम आपके जितने भी पब्लिक मीटिंग है उनको रेगुलेट करेंगे, बट यू कैन नेवर एवर से दैट यू विल नीड द परमिशन टू असेंबल। ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी एंड इसी को स्ट्रक डाउन करते हुए जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की वो ये थी। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसमें इसलिए ज़्यादा रेलिवेंट फील होता है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक मीटिंग को भी रेगुलेट करते हुए पुलिस ने ये कहा कि आप जंतर मंतर पर रह सकते हैं, इतने टाइम के लिए रह सकते हैं, इसीलिए आपको हम परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पर परमिशन प्रोटेस्ट करने की नहीं दी गई थी, परमिशन यहाँ पर दी गई थी प्रोटेस्ट कब, कैसे और किस तरीके से होगा इस चीज़ की। तो यहाँ पर आपको ये मूल डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट को रखा था। अब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत में सीजेपी ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, ये कहते हुए कि हमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका रेजिग्नेशन चाहिए। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो अल्टीमेटम दिया गया है वो अल्टीमेटम ऐसा नहीं कह सकते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, लेकिन हाँ, देयर इज अ वेरी थिन कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन बिटवीन डेमोक्रेटिक प्रेशर एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोवर्जन। आप भारत के सिटीजन होने के नाते सरकार के सामने अपनी डिमांड रख जरूर सकते हैं, लेकिन आपके डिमांड रखने से सरकार के काम करने का तरीका तो बदलेगा नहीं। जो भी सरकार का कोई प्रोटोकॉल है, किसी चीज को लेकर कोई टाइम फ्रेम है, वो सरकार का टाइम फ्रेम उतना ही रहेगा। इसलिए अगर आप कुछ भी चीजें रखते हैं, कोई भी डिमांड रखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली पॉसिबल भी है या फिर नहीं। नाउ बाय जून एंड जो मुद्दा लोगों को लगा था कि काफी आसानी से शांत हो जाएगा, इसने और जोर पकड़ा। सीजेपी अब तक पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी। इस रिगार्डिंग में मैं आपको एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, विच इज अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, जो कि 2020 का यानी कि हाल ही का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि प्रोटेस्ट जो है वो किसी भी आम नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट इंडिफिनिट नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस प्रोटेस्ट को चलाते ही रहूंगा, किसी भी जगह पर कब्जा कर लूंगा और उसके बाद वहां से हटूंगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2020 शाहीन बाग वाले केस में। अब इस जजमेंट को मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि जो परमिशन पुलिस ने अभिजीत दिपके को दी थी उसमें भी एक टाइम पीरियड लिस्टेड था, जिसके खत्म होने के बाद अभिजीत दिपके या फिर बाकी सारे स्पोक्स पर्सन ने भी पुलिस के पैर पड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, प्लीज इसको छोड़ दीजिए, हमें और प्रोटेस्ट करने दीजिए। एंड पुलिस ने भी उनको फिर इसके लिए अलाउ कर दिया, जंतर मंतर से उनको नहीं हटाया गया। इसी के बाद इस प्रोटेस्ट से काफी सारे ऐसे चेहरे जुड़े जिनके जुड़ने से इस प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा बवाल भी हुआ, लेकिन फिलहाल हम उन पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपने कानून की, अपने लॉ की। बात अगर मैं करूं तो लगभग 28 जून को शुरुआत हुई सोनम वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की, जो कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सीधा सीधा इसको करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। धीरे धीरे करके ये जो न्याय, जो हंगर स्ट्राइक है वो चलते रहा एंड ऑन 18 जुलाई 2026 सोनम वांगचुक वाज फोर्सफुली डिटेन्ड बाय दिल्ली पुलिस अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली एंड ही वाज देन लेटर एडमिटेड टू सफदरजंग हॉस्पिटल। जब दिल्ली पुलिस से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती हुई हेल्थ के चलते हुए उन्हें वहां से हटाया गया है, क्योंकि अगर गलती से भी उन्हें कुछ ना कुछ हो जाता तो उस देश भर में
हो सकता है पब्लिक डिसऑर्डर का माहौल बन जाता है। एंड सो जो कि बात सही भी है, जिस हिसाब से हम माहौल को बिगड़ता हुआ देश भर में देख रहे थे, लोगों की अपील्स को देख रहे थे, मैं भी कह सकता हूं कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता तो पूरे देश भर में हालात ऐसे हो जाते जो शायद कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। एंड पुलिस का काम ही प्रिवेंशन है। अगर ऐसा कुछ होने का चांस था तो पुलिस का कर्तव्य था कि वो उसे होने से रोकते। एंड इसीलिए उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से हटाया। एंड 23 जुलाई को सोनम वांगचुक ने अपना सरकार के साथ बातचीत करके, उनके साथ सारे बातों को समझकर एक टर्म साइन करके उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उसके सेक्शन 226 के तहत अगर आप अपनी कोई भी डिमांड मंगवाने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, टिल डेथ वाली हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, तो उसके लिए अलग सजा है। लेकिन सोनम वांगचुक पर यह चीज इसलिए अप्लाई नहीं हुई बिकॉज ही वॉज सिटिंग फॉर अ वैलिड कॉज। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के हक के लिए, स्टूडेंट्स की बात को सुनवाने के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठने का फैसला किया था। तो भले ही यहाँ पर उन पे ये चीज़ अप्लाई ना होती हो, लेकिन अगर आप कभी ये सोचते हो कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा अपनी कोई पर्सनल बात मनवाने के लिए, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर वो कोई वैलिड कॉज नहीं है तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ उसके बाद फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब जब 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को हटा दिया गया तो 20 जुलाई को अभिजीत दीपके ने ये अनाउंस किया, मतलब 20 जुलाई से पहले अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया कि अब वो संसद चलो मूवमेंट को अंजाम देंगे 20 जुलाई को। ये बात आपको जान लेनी चाहिए, पार्लियामेंट जो है यानी संसद जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है इस देश का, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल बिल्डिंग है इस देश की, वो आपको पता होगा, क्योंकि उसी के अंदर बैठकर सारे के सारे नियम पास होते हैं, उसी के अंदर बैठकर सारे के सारे देश के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। अब इतना इंपॉर्टेंट जब कोई एरिया हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रूटीनली धारा 144 जो पहले थी, धारा 144 CRPC की, अब वो BNSS की धारा 163 है। धारा 163 को रूटीनली संसद के आसपास के एरियाज में लगाया जाता है ताकि कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। ऐसे में जब ये संसद चलो मूवमेंट को अंजाम देने का डिसाइड हुआ, उस वक्त भी धारा 163 लगी हुई थी। द सिटीजन्स मे possess the right to protest against anything, against the government itself, but they do not possess the right to infringe the security or to breach the security of a very important infrastructure like parliament। अगर आप पार्लियामेंट की सुरक्षा को ही, आप किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अपना, जब अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर आए थे तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, उनकी बुक को हवा में लहरा कर दिखाया था कि मैं संविधान का सपोर्ट करता हूँ, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जिस संविधान को डिस्कस करने वाला जो सदन है वो संसद है, जिस संविधान के बनाए नियमों को डिस्कस करने वाला जो सदन है वो संसद है, आप उस पर सीधा धावा बोलने के लिए चले गए। मतलब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि उस वक्त उस इंसान की क्या मेंटल स्टेट रही होगी जिसने ये बात को, जिसने इस मूवमेंट को प्लान किया। और उसके बाद जब इस चीज़ को प्लान किया गया तो हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ पर पहुँचे, हज़ारों की तादाद में बच्चे संसद वाले एरिया में पहुँचे। मैं लिख कर दे सकता हूँ 70, 80 या शायद 90% बच्चों को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस चीज़ को करने का जो अंजाम है वो क्या हो सकता है। उनको वो बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि हाँ अभिजीत दीपके ने कहा है, वो हमारे मसीहा है, उन्होंने कहा है तो ये सही ही होगा। लेकिन ये बात तब जाकर सामने आई जब अभिजीत दीपके और बाकी जितने भी स्पोक्स पर्सन थे इनके, वो वहाँ पर थे नहीं, क्योंकि उनको तो कानून का ज्ञान था ना। लेकिन अब हम उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे, हम कानून पर ही टिके रहते हैं अपने। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि धारा 163 BNSS की, जो पहले धारा 144 CRPC की थी, अब मैं बार बार इसको क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो धारा 163 थी, वो लागू थी पार्लियामेंट के उस एरिया, पूरे एरिया के आसपास में। तब भी जब दिल्ली पुलिस ने, इसी चीज़ को के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई थी, प्लस जब पुलिस को ये पता चला कि संसद चलो नाम की ये कोई मूवमेंट शुरू हो चुकी है, तो प्रिवेंटिव कॉज के लिए, प्रिवेंटिव रीजंस की वजह से पूरे एरिया में दिल्ली पुलिस डिप्लॉयड इट्स थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल्स। एंड इसी के साथ साथ पर्सनल को तो उन्होंने लगाया ही, साथ में ये भी आपने देखा होगा, आपको नोटिस जरूर आया होगा कि जो मेट्रो स्टेशन थे सेंट्रल दिल्ली के सारे वो भी बंद किए गए। वो खैर आम जनता के लिए बंद किए गए ताकि उनको कोई हार्म ना हो इस प्रोटेस्ट से। अगर कभी भी कोई मॉब वायलेंट हो जाती है तो हो सकता है कि वो आम जनता पे भी इम्पैक्ट करे, आम जनता को भी हानि पहुंचाए, इसीलिए सारे के सारे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। और ये सब कुछ जो भी किया गया वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं है, ये कोई भी इलीगल काम नहीं हुआ है, ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग लॉस के तहत ही आता है। अगर पुलिस को शंका होता है कि ये जो चीज़ की जा रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, उसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है आम जनता के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेवेंट जो जितने भी डिसीजंस हैं वो पुलिस ले सकती है।
अब अगर बात करें तो ये सब कुछ जब हो गया तो इसके बाद ही एक वीडियो जो है, कुछ एक पर्टिकुलर सीन की जो वीडियोस हैं ऑनलाइन काफ़ी सारी सर्कुलेट होना शुरू हुई, जिसमें कि लोग साफ साफ दिख रहे थे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उनको तोड़ते हुए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि ये फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास ये बोतल है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि ये जो बोतल है अगर आप इसको ऐसे यहाँ से काटते हैं, मतलब पूरा इसको कट कर देते हैं, तो जो पानी है वो आप इसमें कितना भी डाल दें वो गिरते रहेगा। तो आप क्या करेंगे? क्या इसको आप कट करेंगे? नहीं, आप इसको कट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका दुष्परिणाम होगा। उसी तरीके से जब बैरिकेडिंग लगाए गए तो ये बहुत क्लियर इंटेंशन के साथ लगाया गया था कि अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो फिर परिणाम जो भी होगा वो अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि ये बैरिकेडिंग हमारी वजह से, पुलिस ने अपनी वजह से नहीं लगाए थे, अपनी सुरक्षा के लिए तो नहीं लगाए थे, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि उनको उसे क्रॉस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पुलिस को ये पता था कि अगर वो इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हैं तो वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे और उसके बाद फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एंड बाय एनी चांस अगर उन सभी प्रोटेस्टेंट्स में से कोई भी ये हिम्मत कर लेता संसद के अंदर जाने की, तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको कि उनके साथ क्या होता। काफी फुटेजेस आपने देख ली होंगी संसद की जो सिक्योरिटी थे वो कैसे तैयार बैठी हुई थी। और जब भीड़ ने एक बार बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर जाने का फैसला कर लिया तो भीड़ को ये पता होना चाहिए था कि अब जो जुरिस्डिक्शन शुरू हो रहा है वो उस पुलिस फोर्स का शुरू हो रहा है जो बैरिकेड के उस तरफ खड़ी है। अब सीधी सी बात है, पुलिस मुंह तो नहीं देखती रहेगी। जब पुलिस को दिख रहा है कि वो भीड़ इधर की तरफ ही आ रही है और उसका मेन एम ही है संसद की तरफ जाना, तो उसके खिलाफ कोई भी ऑप्शन नहीं बचता उस भीड़ के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये भीड़ जा रही थी उसने उस भीड़ में घुसते ही, उस जगह पर घुसते ही 3-4 बीएनएस के जो सेक्शन है उनका उल्लंघन किया। सबसे पहला तो उसने जो उल्लंघन किया वो किया 189 का, जिसके तहत वो एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो गई, अनलॉफुल असेंबली मानी जाने लगी, जिसके लिए फिर अब पुलिस के पास पूरा हक था कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उसके बाद बीएनएस का ही सेक्शन 191 इस पर लागू हुआ, जो कि डील करता है राइटिंग के खिलाफ। एंड बीएनएस का ही सेक्शन 121 बाद में जाकर लागू हुआ जब पुलिस को उनके काम से हटाने के लिए लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू किया। तो सेक्शन 121 जो है, अगर आपको नहीं पता तो वो कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कहीं है, अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना चाह रहा है, तो उसको अगर आप ड्यूटी से हटाने के लिए उस पर आप कोई फोर्सफुल वायलेंस करते हैं तो उस हिसाब से आप पर 121 ऑफ बीएनएस लगेगा। साथ ही अगर बात करें तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि जब लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो शुरुआत से ही लाठीचार्ज नहीं हुआ। पुलिस को भी अपने प्रोटोकॉल्स पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो बाद में चलकर उन पर एक्शन हो सकता है। जो बीएनएसएस है उसी ने उनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है। बीएनएसएस के सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पुलिस वार्निंग देगी, बोलेगी कि प्लीज हट जाइए, प्लीज ये चीज मत कीजिए, क्रॉस मत कीजिए। अगर वो उस वार्निंग को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है तो पुलिस फाइनली फिर उनके ऊपर टीयर गैस या वाटर कैनन छोड़ेगी, जो कि एक काइंड ऑफ सिंबॉलिक एक्शन होगा, जिससे उनको बताया जाएगा कि प्लीज पीछे हट जाइए, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं होगी। एंड फाइनली जब भीड़ जो है वो चीज को नहीं मानेगी, भीड़ अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तो पुलिस हैज ऑल द राइट्स एट द एंड टू बैटन चार्ज एट द क्राउड। लेकिन वो बैटन चार्ज भी मिनिमल होना चाहिए, वो बैटन चार्ज भी तब होना चाहिए जब पुलिस के पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा। एंड इसके लिए भी पुलिस को ये देखना चाहिए कि अगर और कोई अल्टरनेटिव है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक बार यूज करके देखना चाहिए। लेकिन सिंस ये जो हम वीडियोस देख पा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो भीड़ थी वो अनकंट्रोलेबल थी। उस भीड़ के ऊपर शुरुआत में पहले वार्निंग भी दी गई, उस पर वाटर कैनन भी फायर हुआ, टीयर गैस भी फायर हुई, एंड लास्ट में जब पुलिस वालों के ऊपर ही उन्होंने 121 को वायलेट करते हुए, सेक्शन 121 को वायलेट करते हुए उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर ही हमला करना शुरू किया, तब जाकर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू किया। ऐसे में अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, पुलिस ने इलीगल एक्ट किया है, तो शायद आपको थोड़ा सा कानून पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको संविधान पढ़ने की जरूरत तो है, क्योंकि पुलिस ने वही काम किया है जिस काम की उनको ड्यूटी दी गई है संविधान के द्वारा, जिस काम की उनको ड्यूटी दी गई है भारतीय कानून के द्वारा। क्योंकि जस्ट एक बार इमेजिन कर लीजिए, अगर वो सभी लोग उठ करके पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो उनका अंजाम शायद इससे भी बुरा होता, जो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। साथ ही यहाँ पर बीएनएस का सेक्शन 270 भी अप्लाई होता है, जो कि पब्लिक न्यूसेंस के रिगार्डिंग है, यानी कि जो भीड़ है, जब जितना भी उसका मूवमेंट हो रहा था उससे पब्लिक रोड्स जाम थे, पब्लिक ट्रांजिट को यानी कि मेट्रो को जाम करना पड़ा था, जिसकी वजह से आम पब्लिक को दिक्कत हो रही थी। ऐसे में अगर इसकी वजह से पब्लिक को दिक्कत हो रही थी तो इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि जो संसद चलो मूवमेंट थी वो शुरू से ही, जैसे ही उसने बैरिकेड को क्रॉस करा वैसे ही वो इलीगल हो गई थी। तो यहाँ पर हमें ऐसा मुझे लगता नहीं कि इसको और ज्यादा डिस्कस करने की मुझे जरूरत है। अब एक सवाल भीड़ से किया जाना चाहिए कि जिस भीड़ को ये पता था कि धारा 163 बीएनएस की लागू है ऑलरेडी पार्लियामेंट के एरिया में,
वहां पर जाना इलीगल होगा, वो उस भीड़ ने आखिर उस बैरिकेड को तोड़ने का फैसला क्यों किया? उसको उस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए पहले से तैयार होना चाहिए, लाठी चार्ज हो या फिर सीधा सीधा शूट आउट हो, उस सब के लिए उस भीड़ को तैयार होना चाहिए था। भीड़ ये कभी नहीं कह सकती कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपको पता है कि मुझे एक जगह पर जाने से ये दिक्कतें होंगी, तो अगर फिर भी आप उस जगह पर जा रहे हैं, उस दिक्कत को फेस करने पर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। आप ब्लेम सिर्फ और सिर्फ खुद को कर सकते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि पुलिस की भी गलती है। एक जर्नलिस्ट को चोट आई, एक 19 साल की बच्ची को चोट आई, उन सबको अगर चोट आई है तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं गलती तो है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलती पूरी की पूरी पुलिस की है। अगर पुलिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रही है तो उससे ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस भीड़ ने बिहेव किया, जिसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है। और अब जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है तो आपने कई सारे वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखी होंगी जहां पर पुलिस जो है वो जा रही है स्टूडेंट्स के घर पर एंड द पुलिस इज डिटेनिंग देम। नाउ मेनी स्पोक्सपर्सन ऑफ द सीजेपी आर अलेजिंग पुलिस दैट दिस इज अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट उनको ये पता होना चाहिए दैट सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस गिव्स द पुलिस फुल पावर कि वो बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं, डिटेन कर सकती हैं, अगर उनको ये शक होता है कि ये पर्टिकुलर इंसान पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर चुका है या फिर ये इंसान जो है ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की सोच में था। तो इस चलते अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का ये जो डिटेनिंग पावर है ये इलीगल है, तो नहीं, ये इलीगल नहीं है, ये लीगैलिटी के तहत है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप इसको इतनी आसानी से नहीं कह सकते। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। इस वीडियो का सार क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीजेपी ने जब शुरुआत की, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, काफ़ी अच्छे से उनका मामला चल रहा था, काफ़ी अच्छे से उनका टॉपिक भी था। लेकिन धीरे धीरे जब वो ऑफलाइन में उन्होंने प्रोग्रेस किया तो धीरे धीरे जो मुद्दा था वो नीट से हट करके कहीं और जाना शुरू हो गया। और जब 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को फोर्सफुली दिल्ली पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया गया प्रोटेस्ट साइट से, तो शायद अभिजीत दीपके थोड़ा सा बौखला गए एंड इसकी वजह से उन्होंने संसद चलो मूवमेंट जैसी इलीगल मूवमेंट को अंजाम दे दिया। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं, जितने भी चीज़ें हुई, लास्ट तक आते आते इन्हीं चीज़ों ने एक्चुअली इस पूरे के पूरे मूवमेंट की, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट की रिलेवेंसी थोड़ी सी कम कर दी। यहाँ पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका प्रोटेस्ट करने का रीज़न कितना भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका गलत है तो आपका प्रोटेस्ट करने का रीज़न भी आपको बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर एक बार जूम आउट करके आप देखें और इस पूरे टाइमलाइन को समझें कि क्या वाकई में सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या सरकार ने नीट के मुद्दे को छोड़ दिया है, सरकार ने जो जितनी भी गलतियां हुई, सरकार में धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये मेरा अपना चैनल है तो मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन जरूर रख सकता हूं, तो मेरे हिसाब से रेजिग्नेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। रेजिग्नेशन देना बहुत आसान है, आप अपने जिम्मेदारियों से तुरंत भाग सकते हैं। अपने जिम्मेदारियों से अगर आपको पलड़ा झाड़ना है तो आप सिंपल रेजिग्नेशन दे दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उस पोस्ट पर रहते हुए अपनी गलतियों को मानना और उसके बाद उस पर एक्शन लेना इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। मई 8 को एग्जामिनेशन अथॉरिटीज को ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका है देर रात। मई 12 को फाइनली ये केस जो है ये सीबीआई को ट्रांसफर हुआ एंड एनटीए ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि जो हमारा पेपर लीक है वो हो चुका है एंड इसीलिए यहाँ पर इस पेपर को नहीं कराया जा सकता। उसके बाद मई 13-14 यानी कि 12 को यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस किया गया एंड 13-14 को यानी 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी 13 की सस्पेक्ट थे, 91 जगहों पर 92 जगहों पर रेड दी गई, 92 प्लेसेस पर रेड दिया गया एंड उसके बाद वहां से 13 लोगों को डिटेन किया गया जस्ट 48 आवर्स के अंदर। उसके बाद मई 15 को धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की, पहले तो अपोलोजाइज किया एंड उसके बाद रिनीट को पब्लिश किया, रिनीट को अनाउंस किया। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन एक बार आप रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या इसमें सरकार की या फिर एनटीए की या किसी भी दूसरी बॉडी की गलती है? अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि किसी बच्चे ने नीट के एग्ज़ाम ना होने की वजह से अपनी जान दे दी, तो उसमें सरकार से बड़ा फ्लॉ शायद उसके एनवायरनमेंट का दिखता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, लेकिन बाय एनी चांस अगर मेरा वो एग्ज़ाम नहीं होता है तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मेरे माँ बाप उस चीज़ को समझेंगे, मेरे आसपास के सारे लोग मुझे उस निगाह से नहीं देखेंगे कि मैं एक फेलियर हूँ। उनका जवाब सीधा होगा, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बार देखेंगे, देख लेंगे, ज़िंदगी तो परी हुई है पूरी। अगर ये रवैया हम सब के आसपास का हो जाएगा, हर स्टूडेंट के आसपास का हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है जेई के दौरान जो इतनी खबरें हमें मिलती हैं, नीट के दौरान हमें इतनी खबरें मिलती हैं, क्या उनमें से एक भी हमें मिलेगी? आखिर क्यों हम सब ने नीट को, हम सब ने जेई जैसे एग्जाम्स को अपनी लाइफ बनाकर रख दिया है? तो बिफोर वी एलेज द गवर्नमेंट दैट यस यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस हैपनिंग, हम एक बार पेरेंट्स को क्यों नहीं समझाते कि यस प्लीज
अपने बच्चे के आसपास ऐसा एनवायरनमेंट मत क्रिएट कीजिए कि उसे लगना पड़े, क्योंकि उसे एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को जवाब सरकार को नहीं देना है, बच्चे को जवाब जाकर बाहर की सोसाइटी को नहीं देना है, बच्चे को जवाब जो देना होता है अपने माँ बाप को देना होता है। आंखें जो मिलानी होती है वो अपने माँ बाप से मिलानी होती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, सरकार ने अपनी जवाबदेही को पूरी तरीके से ट्राई किया निभाने का और उसे निभाया भी। ऐसे में अगर इस देश का नागरिक होने के नाते हम ही सरकार में भरोसा नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। अगर आपकी जवाबदेही इस देश के संविधान की तरफ है तो सरकार की भी जवाबदेही संविधान की तरफ है। सरकार को ये बात पता है, लेकिन जब इसे पता नहीं चलती तो यस, आपका पूरा हक बनता है कि आप मुझसे सवाल करें। आपका हक बनता है कि आप अपनी बातों को आगे रखें, जैसे मैंने इस वीडियो में रखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप कमेंट्स में अपने विचार लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।